तो व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, पहले इसकी डेफिनेशन ये है कि व्हेन X-rays are scattered फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। स्कैटर्ड का मतलब होता है बेसिकली सब तरफ फैल जाना, ठीक है। स्कैटर्ड मतलब ये नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना, नहीं, जैसे कोई किसी चीज से टकराया और सब डायरेक्शंस में थोड़ा थोड़ा सा फैल गया, तो इसको कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। व्हेन एक्सरेज आर स्कैटर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर wavelength increase. This is called Compton इफेक्ट, ठीक है। इतनी सी इफेक्ट है कि जब एक्सरेज फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराती थी तो उन एक्सरेज की वेवलेंथ बढ़ जाती थी। यही कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था। लेकिन कॉम्पटन जब इसको समझाने के लिए उसने सोचा ना कि भाई क्यों ऐसा होता है, तो उसको ये मानना पड़ा कि एक्सरेज फोटोन से बनी होती है। तो बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट का यूज अपने लिए ये था कि कॉम्पटन इफेक्ट ने ये प्रूव किया कि जो एक्सरेज है वो भी फोटोन से, पहले तो लोग ये मानते थे कि सिर्फ विजिबल लाइट फोटोन से बनी है, पर इसने ये प्रूव किया कि सिर्फ विजिबल लाइट नहीं, जो इनविजिबल है यानी जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो पूरा का पूरा पार्टिकल नेचर शो करता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट? कॉम्पटन इफेक्ट proves that the EM waves give particle nature, ठीक है। क्या होती थी कॉम्पटन इफेक्ट, देखते हैं। देखो, जैसे सपोज एक यहां पे एक्स रे को पहले लोग वेव मानते थे, तो एक्स रेज आती ऐसे, और यहां इधर पे कॉम्पटन ने एक ग्रेफाइट का क्रिस्टल रख दिया। एक्चुअली में जो ग्रेफाइट होता है आपको पता ही होगा, ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो क्या होता था कि जो एक्सरे जब आती थी और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे टकराती थी, तो ये एक्सरे सब तरफ फैल जाती थी। मतलब अगर हम एक डिटेक्टर लेना एक्सरे को डिटेक्ट करने वाला, तो एक्सरे इधर भी चली जाती थी, इस तरफ भी मिलती थी, इधर भी मिलती थी, इस तरफ भी मिलती है, इधर भी मिलती है, सब तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। एक्सरेज गेट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो भी स्कैटर्ड एक्सरेज है ना, इनकी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ से ज्यादा मिलती है। जैसे अगर सपोज यहां पर एक डिटेक्टर यूज किया जाए, ठीक है, तो जो एक्सरेज यहां मिलेंगी वो ओरिजिनल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे मिलेंगी, है ना। तो इन एक्सरेज के लिए, ये जो एक्सरेज है इन एक्सरेज के लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ओरिजिनली जो एक्सरेज आ रही हैं उनकी वेवलेंथ है सपोज लैम्डा, और जो एक्सरेज यहाँ थीटा एंगल के पे स्कैटर हो रही हैं उनकी वेवलेंथ है सपोज लैम्डा डैश। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला पता करना हो
तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये, जो लैम्डा डैश होता है ना नई वेवलेंथ, वो होती है पुरानी वेवलेंथ प्लस h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ लैम्डा का मतलब है ओरिजिनल वेवलेंथ, लैम्डा डैश का मतलब जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है, h का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ये एम नॉट जो है ना, इट इज द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, ठीक है। रेस्ट मतलब जब वो रेस्ट पे है तब मास, इसकी वैल्यू वो होती है, मैं आपको बता देता हूँ, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 की, ठीक है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कर लो पहले इसको कॉपी। सो वी कैन सी दैट लैम्डा डैश इज लैम्डा प्लस समथिंग। तो अगर हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें ना, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, ठीक है। दिस इज नोन एज Compton shift, the difference of the wavelength. This Compton shift is h upon m naught c 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर वेवलेंथ भी अलग अलग मिलेगी, है ना। तो जो मैक्सिमम, यहां मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट will occur when theta is 180 डिग्रीज, यानी कि जो एक्सरे ऐसे जाकर वापिस ऐसे लौट जाएगी ना, उसकी वेवलेंथ में चेंज सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। कितना आएगा? अगर मैं थीटा को 180 रख दूं तो cos 180 -1 हुआ ना, तो 1 माइनस -1 ये 2 आ गया। तो ये जो डेल्टा लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी 2h अपॉन एम नॉट सी। और आप चाहें तो इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आती है 0.48 नैनोमीटर। कई बार पता है एक सवाल पूछते, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एक सवाल बताता हूँ, बहुत मतलब अजीब सा सवाल है। डन सर। ठीक है, देखो, जब हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तब क्या होता था? तब फोटोन आता था और आकर वो इलेक्ट्रॉन से टकराता था, होता था कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। यस सर। यहां पर भी यस वो जो सर। यहां पर भी जो एक्सरे है उसको फोटोन से ही बना हुआ माना है, और यस वो सर। इलेक्ट्रॉन से ही टकरा रहा है, वो जो ग्रेफाइट का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पूछा जाए कि इन दोनों में फिर अंतर क्या है, दोनों सेम नहीं है?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऐसा ही था और कॉम्पटन भी। तो कॉम्पटन की इफेक्ट का कुछ अलग है क्या उससे? नो सर। मतलब इज देयर सम डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, और आर दे सेम? सर कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही है। अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी Same ही है सर। इलेक्ट्रिसिटी तो तभी जनरेट हो रही थी ना जब हमने सेटअप बनाया था। हमने ही तो Yes, वो sir. एनोड लगाई थी, अगर नहीं लगाते तो वहां भी नहीं होती जनरेट। यस सेम है। ठीक है, तो इनमें पता डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब फोटोन आकर इलेक्ट्रॉन से टकराता था ना, तो वो फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे देता था, याद है? और फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था। Yes लेकिन sir. यस सर। कॉम्पटन इफेक्ट का में जो एक्सरे का फोटोन आके टकरा रहा है, वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा, थोड़ी सी एनर्जी दे रहा है। सोचो, थोड़ी सी एनर्जी दे रहा है। अब फोटोन की एनर्जी ये होती है, ये तो आप लोगों को याद होगा, hc/λ। अगर Yes उसने sir याद। अपनी थोड़ी सी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी, तो उसके पास जो अब एनर्जी बची वो hc/λ से कम बची। Yes sir. तो अगर उसकी एनर्जी कम हो गई, तो सोचो ना, एनर्जी कम हो गई तो एनर्जी वहां लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है क्या आपको? Yes sir दिख रहा यस सर है। दिस इज एनर्जी। अगर एनर्जी कम हो गई तो जरूर वेवलेंथ क्या हो गई होगी? बढ़ गई है। यही तो Compton- कॉम्पटन इफेक्ट है कि यस सर। भाई जब वो उससे टकराई इलेक्ट्रॉन से, उसने अपनी थोड़ी एनर्जी उनको दे दी, जिस वजह से उसकी एनर्जी कम हो गई फोटोन की। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। यस सर। तो कॉम्पटन इफेक्ट के बाद जो अगला है ना, वो है डी ब्रॉगलीज मैटर वेव्स। वैसे इसका ये नाम की स्पेलिंग तो डी ब्रॉगली है, पर शायद इसको कहते डी ब्रॉइल है, ब्रॉइल कहते, डी ब्रॉगली नहीं कहते। ठीक है, खैर कुछ भी बुला लो, क्या टेंशन है। ठीक है, तो डी ब्रॉगलीज मैटर वेव्स, तो ये बिल्कुल जो वेव नेचर है उसका उल्टा है। मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इन्होंने क्या प्रूव किया? इन्होंने ये प्रूव किया कि जिन चीजों को हम वेव समझते थे वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। विजिबल लाइट फोटोन से मान सकते हैं उसको, एक्सरेज जो वेव थी उनको फोटोन से। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि इसका उल्टा भी सही है, जिन चीजों को हम नॉर्मली पार्टिकल समझते हैं ना, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो उसने ये कहा, ये वेव ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी वेव होती, उसने कहा जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है ना, तो ये देखने में बड़ी मुश्किल होगी कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है। इसकी जगह ना ऐसा दिखेगा कि इसका एक इस तरह से वेव है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन की जगह हमको ये वेव दिख सकती है। लेकिन उसने कहा कि नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता, नॉर्मली तो वेव नहीं दिखती, क्योंकि नॉर्मली जो वेव बनती है ना, उनकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि हम उसे देख ही नहीं पाते। ठीक है, लेकिन अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे होते चले जाए, मतलब उनका मास बहुत कम होता चला जाए, तो उसने कहा कि वो पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसी को उसने कहा था मैटर वेव। ठीक है, तो क्या मैं लिखता हूं, ठीक है, कि
इफ अ पार्टिकल, सर हाइजेनबर्ग वाला भी तो ऐसा ही था ना, बिल्कुल वही लॉजिक है, अनसर्टेनिटी वो भी प्रिंसिपल। वो अनसर्टेनिटी वाला ही लॉजिक था, ठीक है। अच्छा, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m, और एक्चुअली डी ब्रॉगली की लॉजिक ना मतलब बहुत ज्यादा सही है। मतलब डी ब्रॉगली, जैसे अब बोर ने क्या कहा था, बोर ने एक लॉजिक दिया था ना कि द इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन द सर्टन ऑर्बिट्स विच आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, यही कहा था उसने। यस सर। Yes, sir. तो लोगों ने उससे ये पूछा कि भाई ये कौन सा लॉजिक है कि इसमें घूम पाएगा, और उसने ये भी कहा था कि उसका एंगुलर मोमेंटम nh/2 होता है कि नहीं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्योंकि पहले ऑर्बिट में घूमेगा, दूसरे में घूमेगा, और पहले और दूसरे के बीच में नहीं घूम सकता। ये तो अजीब बात है भाई। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक ऑर्बिट है जिसमें घूम रहा है, ये एक ऑर्बिट है जिसमें घूम रहा है, तो इनके बीच में क्यों नहीं घूम पा रहा। तो ये चीज ना डी ब्रॉगली ने समझाई। डी ब्रॉगली ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, असल में ये एक वेव है। अब ये वेव का एक पर्टिकुलर साइज है कि नहीं। तो जिस ऑर्बिट की लेंथ इसके साइज के बराबर हो जाती है, समझ रहे हो, उसमें तो ये घूम सकता है। जैसे इसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो अगर 2 लैम्डा हो जाएगा, जैसे 2 पाई r है ना इसका साइज, अगर ये लैम्डा हो जाए तो घूम पाएगा, 2 लैम्डा हो जाए तो घूम पाएगा। समझ रहे हो लॉजिक, 3 मतलब फिट होना चाहिए उसके अंदर। इसीलिए उसने कहा था कि बोर के जो ऑर्बिट है ना, यस सर। वो इस लॉजिक से सही है कि जो मेरी वेवलेंथ है ना, अगर वो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल आता रहेगा तभी वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज सोचो ना, पूरी वेव अगर फिट ही ना हो पाए तो कैसे फिर वहां घूम पाएगा। इसलिए डी ब्रॉगली का लॉजिक बाकी लॉजिक से सही है, मतलब बोर वोर के लॉजिक से ज्यादा अच्छा है। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m हैज अ वेलोसिटी v, तो उसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, h/mv। आई थिंक यू नो दिस फॉर्मूला, है ना। अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने अलग अलग टर्म्स में दिया। जैसे उन्होंने कहा कि सपोज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज p, तो ये जो m इंटू वी है दिस इज p, तो लैम्डा हो जाएगा h/p। तीसरा उन्होंने कहा कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज k, तो शायद आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का ये रिलेशन पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है। यहां से जो p² है ना, वो 2m k आ गया, तो p की वैल्यू आ गई √2m k, तो लैम्डा आ गया h/√2m k, h/√2m k। अच्छा, कई सारे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल वो चार्ज्ड होते हैं। तो यहां हम लिखते हैं कि इफ अ पार्टिकल हैविंग
charge Q is accelerated through a potential difference V. If a particle having charge Q is accelerated potential difference V, then in this case the kinetic will be Q into V. So we can write lambda is equal to h upon square root of 2 m q v. कई सारे चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हमको पता है, जैसे एक सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा मूवेबल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहला केस हो गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का हमें मास पता है, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज भी पता है, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लैम्डा मैं अगर एंगस्ट्रॉम की बात करूं तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 150 अपॉन V, ठीक है। इससे सीधा आंसर एंगस्ट्रॉम में आता है। ये जो 150 है, इसी को अगर स्क्वायर रूट ले लो तो लैम्डा जो आएगा वो आएगा 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V। ठीक है, बोथ आर इन एंगस्ट्रॉम। जब कर लो कॉपी तो मुझे बता देना। K is equals to QV कैसे आया? QV, अरे देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सपोज यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V। अब ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये कम पोटेंशियल है ना, V1 ज्यादा V2 कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी E, Yes sir. दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया D। अब सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, तो उस पर फोर्स कितनी लगी QE, और डिस्प्लेसमेंट D है, तो उसका जो वर्क डन हुआ वो QED हो गया। ED क्या होता, पोटेंशियल Yes डिफरेंस sir. V1 माइनस V2, और जो वर्क डन है वही तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। Yes sir, समझ गया। कितना है ना, Q V मतलब V. V1 माइनस। हो गया सर। Done, sir. Done, sir. इलेक्ट्रॉन के बाद अगला, सपोज वी हैव अ प्रोटॉन। सो फॉर प्रोटॉन वी हैव द मास एज वेल एज द चार्ज। तो जो लैम्डा होगा ना प्रोटॉन के लिए एंगस्ट्रॉम, ये आएगा 0.286 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V। जीरो पॉइंट 286 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V।
प्रोटॉन के बाद अगला हो गया, सपोज वी हैव अच्छा व्हाट इज प्रोटॉन? प्रोटॉन इज एक्चुअली 1H1। एक होता ये 1H2। 1H2 का मतलब हुआ बेसिकली जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो, वो वाला न्यूक्लियस। ठीक है, तो इफ वी हैव अ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन 1H2, ठीक है, तो उसके लिए जो लैम्डा होगा ना एंगस्ट्रॉम में, वो होगा 0.202 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। ड्यूट्रॉन के बाद अगर हो एक अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ये होता है 2He4। तो लैम्डा जो होगा ना अल्फा पार्टिकल का, वो होगा 0.101। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0.101 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v। अच्छा, न्यूट्रॉन तो इट इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन के लिए ये लॉजिक तो नहीं लग सकता कि अगर हम उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट कराएं। लेकिन मैं यहां लिखता हूं कि इफ समहाउ, किसी तरह, द न्यूट्रॉन हैज अ काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इफ समहाउ किसी तरह से अगर दे दिया, ठीक है, then the value of lambda in angstrom will be 0.286 upon square root of k, where k should be in electron volts। सर एक बार लास्ट पॉइंट समझा दीजिए, नेट चला गया था मेरा। मैंने ये कहा कि अगर जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को किसी तरह से हम एक्सेलरेट कराएं, स्पीड दे दें, ताकि काइनेटिक एनर्जी उसकी कुछ के हो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है, तो उसकी जो वेवलेंथ है हम उसको लिख सकते हैं 0.286 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के। ओके सर। ठीक है, सर हाँ सभी बोलिए। सर इनवर्स वोल्ट मतलब बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब ये में सर zero का काइनेटिक voltage है। ये काइनेटिक एनर्जी भी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही तो है, मतलब है तो यस वोल्ट सर, वाला। यस सर। ठीक है, हाँ, इसके बाद एक और चीज, जैसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स, तो अगर किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हों और उस कंटेनर का टेम्परेचर T हो, ठीक है,
तो कोई एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें ना, तो एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 kBT, where this kb is Boltzmann constant। ठीक है, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बता देता हूं आप लोगों को, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ऑल्दो वी विल नॉट नीड दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन अब देखो, एक जो फॉर्मूला था लैम्डा का, वो ये था ना, h/√2m k, था ना। तो यहाँ k की जगह मैं रख देता हूँ, तो लैम्डा आएगा h/√2m, और k की जगह 3/2। सर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली पॉइंट बताना सर एक बार। नहीं, ये तो मैंने बस वैल्यू बताई कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। ओके सर। तो हाँ, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक्चुअली ये होता है, अगर जो गैस कांस्टेंट होता है ना, उसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो ये कहलाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो ओके ये सर। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा आ गया h/√3m kBT। h/√3m kBT। ठीक है, मतलब इसमें ये हमें देखना है कि जो लैम्डा है ना, वो टेम्परेचर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और लास्ट जो एक पॉइंट है वो है कि अगर कोई फोटोन, तो फोटोन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, एनर्जी होती है ना hc/λ, तो लैम्डा हो जाता है hc/e, ठीक है। E इज द एनर्जी, फोटोन की वेवलेंथ। फोटोन के लिए वो सब नहीं लगाना है अपने को, ठीक है। डन सर। ओके, सो दिस वाज अबाउट द, हाँ, कुछ क्वेश्चंस एक दो कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लाता हूँ क्वेश्चन। जो एग्जाम में आए हुए वही वाले करेंगे।
ये देखो, ये क्वेश्चन इसमें लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड अ फोटोन हैव सेम एनर्जी E. डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम. सबसे पहले तो फोटोन की अगर बात करें तो फोटोन की जो E होती है, तो मैं लिखता हूं फॉर फोटोन, जो एनर्जी होती है फोटोन की E, वो hc बाय लैम्डा p लिख दूं फोटोन. तो लैम्डा p कितना हुआ, hc अपॉन, ठीक है. और अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो तो ये है ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नॉट लाइक फोटोन, इट हैज सम मास आल्सो. तो उसके लिए p को अपन क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, तो लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m. ठीक है. अब किसका रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, नीचे प्रोटॉन. तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटॉन, ये आ जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2me डिवाइड बाय एच सी अपॉन ई. तो h से h कैंसिल हो गया, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटॉन, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ई नीचे है तो ये ई आ गया ऊपर, और 2mc, सी अलग है ना, सी इज अलग, 1/c, डी ऑप्शन. ठीक है, हुआ क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. तो आई थिंक डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज क्लियर टू यू. बस देयर इज Yes, sir. one last point. It is called Davison and Germer experiment. डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था, मैं आपको मतलब सिर्फ सेंटेंस लिखवा दूंगा कि क्या था, क्योंकि वैसे नहीं पूछते. ठीक है. तो इट वाज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन पर बेस्ड था. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन पे. ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल्स हैं, और डिफ्रैक्शन पार्टिकल्स का नहीं होता, डिफ्रैक्शन वेव्स का होता है. तो उन्होंने चूंकि सक्सेसफुली ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इससे ये प्रूव हुआ, मैं लिख देता हूं, दिस एक्सपेरिमेंट proved the wave nature of electrons.
दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके साथ जो ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब